बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है इसे समझेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, विदाउट एक्सपेंशन के इसको आपने इसकी एक्सपेंशन नहीं करनी है, इसको आपने ओपन नहीं करना है और आपने ये चीज शो करनी है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। तो इससे जो पिछली एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने ना एक्सपेंशन वाला मेथड पढ़ा था कि उसके अंदर हम क्या करते थे, मसलन ये वाला डिजिट ले लेते थे, 9 को इधर लिखते थे, बाकी ये रो और ये कॉलम छोड़ देते थे, बाकी ये जो नंबर होते थे इसको इस जगह पर लिख लिया जाता था, 5 4 2 4 8 1 2 8 इस तरह करके ना लिख लिया जाता था। फिर ये पहला नंबर प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, ये फिर 27 हमने लिखना होता था। और उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ से ये वाला नंबर लेने के बाद ये कॉलम और ये रो छोड़ देते थे। तो इधर हम लिखते थे 18 24 27 28। फिर उसके बाद फिर हम प्लस लिखते थे, प्लस लिखने के बाद हमने ये जो नंबर है इस नंबर को ले लेना था, मसलन 36 इधर लिखा, उसके बाद ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, बाकी जो लिखा हुआ ना 18 54 27 और 81 इसको इस जगह पर लिख दिया। तो ये जो मेथड है, जो भी मैं ये भी आपको इधर दिखा रहा हूँ, ये जो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये जो मेथड होता है ना, इस मेथड का नाम होता है एक्सपेंशन का मेथड। तो इससे भी ये ना, अगर पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि आपने ये एक्सपेंशन वाला जो मेथड है इसको इस्तेमाल नहीं करना है, और आपने ये चीज प्रूव करनी है कि ये वाली जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। इस चीज को ना प्रूव करना है। तो अब विदाउट एक्सपेंशन हम इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, अब ये आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हम ये चीजें ना समझेंगे। तो इसके अंदर ये होता है कि आपने अपनी मर्जी से किसी भी कॉलम में से ना कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं। मसलन ये हमारे पास कॉलम है या रो है, कॉलम या रो में से हम अपनी मर्जी से कोई नंबर को या किसी भी नंबर को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे रो में से आना चाहिए या पूरे कॉलम में से उस नंबर को ना बाहर निकाला जाता है। तो मसलन अगर हम इस लाइन इस कॉलम, मसलन ये जो सबसे पहला जो है मसलन ये वाली जो है ना कॉलम, इसको हम कहते हैं C1। ये वाला कॉलम है C1, तो ये वाला कॉलम क्या है जी, C2, और ये कॉलम है C3। तो ये इनके नाम होते हैं, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। इसी तरह अगर हम इनको रोज के हिसाब से सॉल्व करना चाहें तो हम फिर इस तरह बताते हैं कि ये वाली जो है ना इस रो को हम कहते हैं R1, यानी कि रो 1। ये वाली जो रो होती है ना इसको कहते हैं R2, और इस रो का नाम होता है R3। तो ये हमारे पास ना तीन रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं। तो इनमें से हमने ना मुख्तलिफ चीज़ों को कॉमन निकालना होता है। तो अब किस तरीके से इनको कॉमन लिया जा सकता है उन चीज़ों को अब हम देखते हैं। तो ये समझें, ये जो हमारे पास सबसे जो पहला कॉलम है C1 है, इसमें से ना अगर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो कौन सी चीज कॉमन ले सकते हैं, ये सारे ना 9 के टेबल वाले इधर डिजिट लिख, 9 18 27, तो इसका मतलब हम बाहर ना 9 कॉमन लेंगे। जो चीज कॉमन ली जाती है ना उसी से हमने डिवाइड करना होता है। मसलन हमने 9 कॉमन लिया है ना, इसको भी 9 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे, इसे भी 9 से डिवाइड करेंगे। तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इधर 1 2 और 3 लिखा जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये जो दूसरा कॉलम है ना इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें तो हम 27 को कॉमन ले सकते हैं। तो इधर हम ना मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और 27 को हमने ना बाहर लिख लेना। इधर थोड़ी सी जगह कम है, इस वजह से ना मैं इसको थोड़ा सा इक्वल का साइन जरा आगे करके लिखता हूँ और फिर इस चीज को मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मसलन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हमने क्या किया था, 9 कॉमन लिया था, अब हमने ना 27 कॉमन लेना है। ये जो दूसरा कॉलम है इसमें से, यानी कि 27 54 और 81। अब इसमें से जो चीज हम कॉमन लेते हैं ना उससे हमने डिवाइड करना है। तो इन सब को अगर हम 27 पे डिवाइड करें तो इधर कितना आएगा, 1। और 27 जब 54 को 27 पे डिवाइड करेंगे इधर 2 आएगा, और 81 को 27 पे डिवाइड करेंगे तो इधर 3 आएगा। तो यहाँ 1 2 और 3 आ जाएगा।
और बाकी ये जो चीज़ है ना, इसको आप सेम इसी तरह ही लिखा रहने दें जिस तरह ये लिखा हुआ है, तो इसका कोई मसला नहीं है। इधर हम यूं ही लिख देंगे 36, 24 और 28। तो अगर हम ये देखें तो ये पूरे का पूरा कॉलम और ये वाला कॉलम यानी कि C1 और C2 क्या हो गए, इडेंटिकल हो गए। अगर दो कॉलम सेम हो जाएं या दो रोज सेम हो जाएं तो वो चीज जीरो के बराबर होती है। तो फिर हम लिखेंगे 9 × 27, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो के साथ। जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सारी चीज जीरो हो जाएगी। तो ये साथ साथ ना आपने बताना होता है। तो ये आपने ना इस जगह पर बता दिया, टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम C1, के C1 में से 9 को कॉमन लिया, एंड 27 फ्रॉम C2, C2 में से आपने क्या किया, 27 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से फिर ये जो 9 है ये C1 से है, 27 जो है C2 से है। ये जो डॉट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो फिर उसके बाद आपने कहा C1 और C2 क्या इक्वल है। अगर दो कॉलम इक्वल हो जाएं या इडेंटिकल हो जाएं या सेम हो जाएं तो वो जीरो के बराबर होता है उसके डिटर्मिनेंट का आंसर। तो ये जीरो ने जब मल्टीप्लाई होना 9 से या 27 से, तो तमाम की तमाम टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। हाँ जी, इस क्वेश्चन में अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं, इसकी समझ आ गई है? हाँ जी, इसमें कोई अगर सर बात। अगर ये रो में हाँ जी, तो ये, फिर हाँ जी, इसको हम रो जीरो। में भी कर सकते हैं। अगर हम देखें ना, अगर रो में अगर ये चीज को कॉमन निकाली जा सकती है, तो फिर रोज के अंदर ना हम देखेंगे कौन सा नंबर ना कॉमन निकाला जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन तमाम क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा ना सोचना पड़ता है इनके अंदर, क्या इसमें से जो कॉलम है उनमें से चीज कॉमन निकालने से आंसर आएगा, या रोज में से कोई नंबर कॉमन निकालने से आंसर आएगा। यानी कि दो रोज क्या आइडेंटिकल हो सकती हैं या दो कॉलम आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो बाज़ का दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है, और बाज़ का सिर्फ एक तरीके से ना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है कि सिर्फ ना कॉलम में से ही कॉमन निकालना होता है। तो इसका कोई इस तरह का कोई मेथड नहीं है कि आपने हर बारी इसको कॉलम से ही सॉल्व करना है। तो बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन ना रोज से भी सॉल्व हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये जो कॉलम वाला मेथड है ना उससे भी सॉल्व होते हैं, बाद का दोनों से सॉल्व हो रहे होते हैं। तो फिर ये हमारी मर्जी होती है कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इसके अंदर ज्यादातर सोचने वाला काम है कि कौन सी रो को किस से मल्टीप्लाई करें या किस से कौन सा नंबर कॉमन लें, और किस तरीके से ना आंसर आएगा। ये शुरू वाली जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उसको आपने ना जीरो के इक्वल करना है। लेकिन इससे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसके अंदर ना वो कहेंगे कि आपने ना किसी और राइट साइड के इक्वल ना प्रूव करना। तो ये देखें, ये राइट साइड के ऊपर ना कुछ और लिखा होगा, जीरो के अलावा कोई और नंबर लिखे होंगे। तो उनके बराबर ना इनको प्रूव करना होगा। तो फिर हम ये खुद सोचेंगे कि किस तरीके से ना इसकी ये फॉर्म बन सकती है। जैसा कि ये देखें, इधर जीरो नहीं लिखा हुआ, कोई और चीज लिखी हुई है। तो ये फिर हमने ना खुद सोचना होता है कि किस तरह ना ये वाली राइट साइड ना हम इसकी बनाते जाएं। तो ये वाले क्वेश्चन इसी तरह के हैं, यानी कि इसमें कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है। तो सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए कि अगर दो रोज या दो कॉलम सेम हो तो वो जीरो के बराबर होता है। किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो तो हम सिर्फ एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो होता है ना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, हम तमाम मसलन 4 लिखा है ना, तो इधर जितने भी नंबर होंगे ना, तमाम नंबरों से इस 4 ने मल्टीप्लाई होना है। लेकिन अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इधर अगर कोई नंबर लिखे हो, तो फिर बाहर मसलन ये 6 लिखा है, 6 ने ना सिर्फ एक कॉलम से मल्टीप्लाई होना होता है, या सिर्फ एक रो से 6 ने मल्टीप्लाई होना होता है। बेशक ऊपर वाली रो से मल्टीप्लाई कर लें या नीचे वाली रो से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये इसके ना कुछ रूल्स हैं जिनको आपने याद रखना है, और आपने उसके मुताबिक जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मसलन ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, वो कह रहे हैं इस चीज को ना जीरो के बराबर प्रूव करें। तो एक दफा ये हमने क्वेश्चन दोबारा लिखा, फिर हमने ना ये लिखा 1/AB। तो इसके अंदर हमने ना खुद पहले ना ABC ऊपर भी लिखा है, मसलन यहाँ ABC ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा। फिर ये जो A है, इस A को हमने ना अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी कि इस A को हमने क्या किया, जो ABC है, इस पूरे को हमने ना C1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये मसलन ये हमारे पास C1 है,
यानी कि कॉलम वन है, इन तमाम के साथ हमने मल्टीप्लाई ए बी सी, इधर भी मल्टीप्लाई ए बी सी, इधर भी मल्टीप्लाई ए बी सी कर दिया। और यहाँ से ये जो ए बी सी है ना, इसको यहाँ से खत्म कर दिया और इसकी जगह पर क्या लिख दिया, वन लिख दिया। अब ये कुछ चीजें ना कैंसिल हो जाएंगी, ये ए कैंसिल हो गया, ये वाला बी, ये वाला बी कैंसिल हो गया, ये सी और ये सी कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा बी सी, इधर क्या बचा ए सी और इधर ए बी। तो अब ये देखें, ये वाला जो कॉलम है सी वन कॉलम और सी टू कॉलम, ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो जब ये दोनों आइडेंटिकल यानी कि सिमिलर हो गए, तो फिर हम कहेंगे ये चीज किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो फिर जब जीरो मल्टीप्लाई होगा वन डिवाइडेड बाई ए बी सी से, तो तमाम की तमाम टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। और यही हमारा राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। अच्छा, अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसको अगर देखें, इसको हमने जीरो के बराबर प्रूव करना है। तो इसको हमने ना लेट कर लिया, हमने कहा जी फर्ज किया ये चीज डी के इक्वल है। अब डी के इक्वल तो हमने इसको लेट कर लिया। अब हमने क्या किया, जो आर वन है यानी कि ये वाली रो है, इसमें से हमने ना माइनस कॉमन लिया। तो ये दोनों माइनस किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे, और बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, जो दूसरी रो है ना, उसमें से भी हमने माइनस कॉमन लिया। ये माइनस सी है, तो ये किस में चेंज हो गया, प्लस सी में। ये प्लस सी है, ये किस में चेंज हो गया, माइनस सी में। और बाहर क्या आ गया, माइनस कॉमन आ गया। इसी तरह हमने जो तीसरी रो है, उसमें ये देखें, ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। और बाहर क्या आ गया, माइनस कॉमन आ गया। अब तीन बार अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, माइनस मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस वन। अब प्लस वन को जब हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आता है, माइनस वन। तो ये माइनस वन हमने इस जगह पर लिख दिया। बाकी ये जो है ना टर्म्स, ये इसी तरह इस जगह पर लिखी हुई है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमें पता है कि जो ए का मॉड होता है या ए के ट्रांसपोज का मॉड होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हमने ना इसकी जो रोज हैं, उनको ना कॉलम में चेंज कर लेते हैं। मसलन ये हमारे पास पहली रो है, इसका ये हमने पहला कॉलम बना लिया। तो ये दूसरी रो है, तो इसका ये हमने दूसरा कॉलम बना लिया। ये तीसरी रो है, तो तीसरी रो को हमने तीसरा कॉलम बना लिया। तो ये कुछ स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर के इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब ये देखें, ये जो सारी चीज है ना, इतनी यहां से लेकर यहां तक, ये सारी चीज किसके बराबर है, ये तो डी के इक्वल है। तो डी की अगर हम वैल्यूज को देखें, जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी, बी सी जीरो, सेम यही चीज इस जगह पर लिखी हुई है। ये दोनों चीजें सेम है। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, डी पुट कर सकते हैं। एक तो डी ये लिखा हुआ है ना, ये साथ साथ आ रहा था, डी डी डी, और यही डी हमने इधर लिखा। अब हमने क्या किया, ये जो माइनस वन है और इसकी जगह पर भी हमने क्या लिख दिया, डी लिख दिया, ये बन गया माइनस डी। तो अब ये डी माइनस डी, डी और ये माइनस डी ने दूसरी तरफ आकर क्या हो जाना, प्लस डी। तो डी और डी कितना हो गया, टू डी। और फिर ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टू ने उधर जाके क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना। तो किसी चीज के ऊपर जीरो हो ना, तो तमाम की तमाम चीज क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब डी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब ये हमने डी की वैल्यू लिख दी और ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो इस तरह ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा मेथड तब्दील किया। इसके अंदर हमने क्या मेथड इस्तेमाल किया कि हमने इस डिटर्मिनेंट को डी के इक्वल रखा, फिर तमाम रोज में से माइनस वन को कॉमन लिया। तो तीन बार माइनस मल्टीप्लाई हो तो वो माइनस में ही रहता है। और फिर हमने जो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट था, उसको हमने ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट से रिप्लेस कर लिया, यानी कि जो रोज थी उनके कॉलम बना लिए। तो उससे फायदा ये होगा, ये दोबारा डी बन गया। तो ये फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर माइनस डी हो गया, माइनस डी दूसरी तरफ आकर प्लस डी। तो डी प्लस डी कितना हो गया, टू डी इक्वल टू जीरो। फिर टू मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हुआ, तो जीरो डिवाइडेड बाय टू जीरो के इक्वल होता है। डी की वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है, इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने ना ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, साइन स्केयर अल्फा वन, कास स्केयर अल्फा, टेन स्केयर अल्फा, सीकेंड स्केयर अल्फा वन, फिर माइनस को सीकेंड स्केयर अल्फा माइनस काट स्केयर अल्फा वन। ये सब का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आपने प्रूव करना है जी, ये जीरो के बराबर है।
तो इसको किस तरह करेंगे, एक दफा क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे, उसके बाद ना ये लिखा C2 - C1। तो ये आपने याद रखना है, जो पहले नंबर पर चीज लिखी होती है ना उसके अंदर आपने तब्दीली करनी होती है, और दूसरे नंबर वाली चीज को वैसे ही लिख देना होता है। मसलन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, C2 - C3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो चेंजिंग होगी ना वो सिर्फ कौन से कॉलम में चेंजिंग होगी, C2 वाले कॉलम में चेंजिंग होगी। ये देखें C1 सेम इसी तरह हमने नीचे लिख दिया, उसके बाद जो C3 है इसको भी हमने सेम इसी तरह नीचे लिख दिया। अब जो चेंजिंग होगी वो किस में होनी है, सिर्फ C2 वाले में होनी है। अब C2 - C3 को हम किस तरह सॉल्व करेंगे ये देखें। पहले C2 की वैल्यू लिखते हैं, 1 - cos स्केयर अल्फा, फिर ये है जी सीकेंड स्केयर अल्फा -1 माइनस काट स्केयर अल्फा -1, उसके बाद लिखा हुआ है माइनस। तो अब ना तमाम टर्म्स के ना आगे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्योंकि इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, माइनस। अच्छा, उसके बाद क्या चीज लिखी हुई है, अगर इस जगह पर हम देखें तो ये हमारे पास C3 है। C3 क्या लिखा हुआ है, कास स्केयर अल्फा, और इधर क्या लिखा हुआ है 1, और इधर लिखा हुआ है 1। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा, वो उसे हम देखते हैं। तो इस जगह पर ना इन्होंने लिखा हुआ माइनस, यानी कि जो C3 है इसको हमने माइनस की बजाय इस जगह पर ना प्लस लिखना चाहिए। इस जगह पर ना गलती से माइनस लिखा हुआ है, तो इस जगह पर क्या लिखना चाहिए, प्लस लिखना चाहिए। अच्छा, प्लस लिखने से क्या होगा, प्लस लिखने से ये और ये कैंसिल हो गया, उसके बाद -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 1 है इसको हम इस जगह पर लिखेंगे, ये सीकेंड स्केयर अल्फा इसको हम इस जगह पर लिखेंगे, माइनस कॉट स्केयर अल्फा इसको हम इस जगह पर लिख देंगे। तो एक तो इस जगह पर गलती क्या है, C2 + C3 लिखना है। तो उससे ये वाली जो है ना ये फॉर्म हमारी बन जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद हमने इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसे देखते हैं कि जी हमने वो अब किस तरीके से सॉल्व करना है। ये तो चीजें इधर तक ना हमने इनको ना सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट स्टेप है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना एक गलती थी, गलती ये थी जो करना इसे माइनस ही है, गलती मैं आपको बताता हूँ कि इधर से ना ये वाले ना दो जो स्टेप है ना ये आगे पीछे हुए हैं। तो जहाँ से ना हमें गलती लगी है, तो ये यूं समझें ये वाली जो चीज़ है, ये जो क्वेश्चन है ये सारा ये क्वेश्चन इस जगह पर लिखा हुआ है, यानी कि इसको हमें किधर लिखना चाहिए था, ऊपर लिखना चाहिए था। फिर इसको जिस टाइम हमने सॉल्व करना था ना ये वाला स्टेप इसके नीचे आना था, इस जगह पर आना था। तो फिर इसने ना सॉल्व होना था, ये ना इधर जो लिखने के अंदर ये गलती हुई है, इसको ना मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि ये इस जगह पर इन्होंने गलत लिखा हुआ है। बाकी वो करना माइनस ही है, लेकिन एक दफा ना ये मैं आपको दोबारा ये चीज समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया ये इन्होंने ना गलत क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो ये जो स्टेप है, यानी कि जो क्वेश्चन होता है सेम क्वेश्चन हमने किधर लिखना होता है, नीचे लिखना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन सेम हमने नीचे लिख लिया। तो अब इधर से इस चीज को खत्म कर देते हैं। तो ये वाला आपने ना इस जगह पर लिखना है। अब उसके बाद जब हमने करना ना C2 - C3 करना है, तो इसको हमने इधर लाकर माइनस करना है। ये देखें ये 1 लिखा, ये इधर आकर माइनस होकर माइनस का कास स्केयर अल्फा आ गया। फिर उसके बाद ये चीज लिखी हुई है, इसको जब इधर -1 यानी कि ये वाली चीज जब इस जगह पर हमने लेकर आनी है, तो ये वाली क्या है, +1 और ये -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा, सीकेंड स्केयर अल्फा आ जाएगा। अब ये +1 जब इसके अंदर ऐड करेंगे ये -1 और +1 कैंसिल होगा, और ये क्या आ जाएगा, काट स्केयर अल्फा जो है ना इस जगह पर आ जाना होता है। यानी कि ये इस तरीके से इसने सॉल्व होना होता है जिस टाइम आप इसको इधर लेकर आते हैं। तो इसको अगर मैं आपको ना ये वैसे खुद सॉल्व करके देता हूँ क्वेश्चन, फिर आपको ना इसकी ज्यादा अच्छे तरीके से ना समझ आ जाएगी। तो इसको ना इधर पेंट में कहीं सॉल्व करते हैं, और फिर उम्मीद है इसकी आपको ना अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो यहाँ से ये मैं एक दफ़ा इसे कॉपी कर लेता हूँ, तो उसके बाद इसको ना उधर सॉल्व करते हैं। ये इस जगह पर पेस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से ये हम जो क्वेश्चन है इसको लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने साइड पर कर लिया, अब इसे सिर्फ सॉल्व करते हैं। तो
सिर्फ 1 मिनट इसको मैं ज़रा अलहदा कर लूँ ताकि आपको ना इस क्वेश्चन की समझ अच्छी तरह आ जाए। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं इस जगह पर एक दफ़ा लिख लेता हूँ, फिर इसे सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने ना सॉल्व करना किस तरह है। तो ये हमारे पास ना क्वेश्चन जो है ना एक दफ़ा आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना है कि सबसे पहले आपने ना इस क्वेश्चन को एक दफा दोबारा लिखना होता है, यानी कि जिस तरह ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम इसी तरह ना आपने इसको दोबारा लिख लेना होता है, यानी कि साइन स्केयर अल्फा, वन कास स्केयर अल्फा, और ये आ जाएगा जी टेन स्केयर अल्फा, इधर आ जाएगा सीकेंट स्केयर अल्फा, इधर आ जाएगा वन, ये आ जाएगा माइनस कोसीकेंट स्केयर अल्फा माइनस कॉट स्केयर अल्फा, और इस जगह पर आ गया वन। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, जो उस जगह पर लिखा हुआ था कि C2 - C3 करना है, C2 - C3 करना। अब ये देखें जो C2 है, C2 हमारे पास क्या, इधर मैं इस साइड पर इसको सॉल्व करता हूँ। C2 हमारे पास है वन, फिर उसके बाद सीकेंड स्केयर अल्फा और माइनस कॉट स्केयर अल्फा। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो इन सब के स्टार्ट के अंदर क्या लिख देंगे, माइनस। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, C3 में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी कास स्केयर अल्फा, इधर वन लिखा हुआ है, और इस जगह पर भी क्या लिखा हुआ है, वन। ये चीजें इधर लिख ली। तो अब हमने करना ये होता है कि ये जो चीजें हैं ना जो भी हमने बनाई हैं, इसको हमने पहले नंबर पर C2 लिखा हुआ है इस जगह पर लिखना है, वन माइनस कास स्केयर अल्फा, इस जगह पर लिखेंगे सीकेंड स्केयर अल्फा माइनस वन, और इधर लिखेंगे माइनस कॉट स्केयर अल्फा माइनस वन, और बाकी जो दो कॉलम है उनको सेम उसी तरह लिख देना। यानी कि साइन स्केयर अल्फा इधर लिखेंगे, टेन स्केयर अल्फा इधर लिखेंगे, माइनस कोसिकेंट स्केयर अल्फा, और ये जो चीज है कास स्केयर अल्फा, वन और वन ये इस जगह पर आ जाएगा। तो ये चीज ना मैं इधर समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो चीज है इसने ऊपर आना है, यानी कि पहले नंबर पर आना है, जिस तरह इस जगह पर हमने इसको पहले नंबर पर लिखा है। और उसके बाद ये जो तमाम की तमाम टर्म है इसने दूसरे नंबर पर आना है, तो इसका पहला नंबर है और इसका दूसरा नंबर है। तो इस जगह पर देखें ये इसी तरह ना ये दूसरे नंबर पर आई हुई है। अच्छा, उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे हमने ना इनकी वैल्यूज पुट करनी है। वन माइनस कास स्केयर अल्फा बराबर होता है साइन स्केयर अल्फा के, ये तीसरे नंबर वाला स्टेप है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है कास स्केयर अल्फा जमा साइन स्केयर अल्फा, ये चीज किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है। तो यहां से अगर साइन स्केयर अल्फा इधर ही रहने दें तो वन माइनस कास स्केयर अल्फा इस साइड पर आ जाएगा। तो वन माइनस कास स्केयर अल्फा किसके बराबर है, साइन स्केयर अल्फा के बराबर है। दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है वन प्लस टेन स्केयर अल्फा, यानी कि दूसरा जो फार्मूला है ना वो क्या है, वन प्लस टेन स्केयर अल्फा जो के बराबर होता है जी सीकेंड स्केयर अल्फा के। तो अब इधर से अगर हम टेन स्केयर अल्फा की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी जी सीकेंड स्केयर अल्फा माइनस वन। तो इधर क्या लिखा हुआ है, सीकेंड स्केयर अल्फा माइनस वन, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, टेन स्केयर अल्फा। अच्छा, उसके बाद ये जो माइनस है इस माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, और ये जो होता है ना कॉट स्केयर अल्फा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है वन प्लस कॉट स्केयर अल्फा, ये बराबर होता है कोसिकेंट स्केयर अल्फा के। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें कॉट स्केयर अल्फा की, तो वो किसके बराबर आ जाएगी जी कोसिकेंट स्केयर अल्फा माइनस वन। तो इस तरह ना इस चीज को लिखा जाता है। तो इस जगह पर ये देखें, इधर से हमने कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस वन। तो इस जगह पर ना गलती है, इधर क्या लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर, तो इधर क्या आना है कोसिकेंट स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस वन। तो इस तरीके से ना इस जगह पर भी आपने नोट करना है इस जगह पर क्या है गलती है, और बाकी जो है ये जो चीज़ है ये ठीक लिखी हुई है। अच्छा, अब उसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं और इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, फिलहाल इस जगह पर ना यही गलती थी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इधर लिखा हुआ है कि अब हमारे पास C1 और C2 इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाले जो हमारे पास साइन स्केयर अल्फा, इधर भी साइन स्केयर अल्फा, ये टेन स्केयर अल्फा, तो इधर भी क्या लिखा हुआ है टेन स्केयर अल्फा लिखा हुआ है। उसके बाद ये वन प्लस
वन प्लस कॉट स्केयर अल्फा, इस जगह पर इन्होंने मेरे ख्याल से कोई गलती की हुई है। तो वन प्लस कॉट स्केयर अल्फा, इधर कोसिकेंट स्केयर अल्फा है, ये वाला जो प्लस वन है, इस जगह पर ना इसकी कोई गलती हो रही है इस जगह पर। तो चलें इसको हम खुद सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो गलतियां हैं ना वो साथ साथ सेट होती जाएं। तो इसको मैं आपको खुद सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये आ जाएगा जी साइन स्केयर अल्फा, ये आ गया जी टेन स्केयर अल्फा, ये आ गया माइनस कोसिकेंट स्केयर अल्फा। तो ये चीज किसके इक्वल है? ये तो बराबर होती है जी साइन स्केयर अल्फा के इक्वल होती है। और ये चीज किसके इक्वल होती है जी? ये बराबर होता है जी टेन स्केयर अल्फा के इक्वल होती है। और ये चीज किसके बराबर है? अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेना, मसलन ये लिखा हुआ माइनस कॉट स्केयर अल्फा माइनस वन, इधर से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये क्या आ जाएगा? कॉट स्केयर अल्फा प्लस वन, क्योंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया। और वन प्लस कॉट स्केयर अल्फा, ये चीज किसके बराबर होती है? कोसिकेंट स्केयर अल्फा के इक्वल होती है। तो इसका मतलब इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस कोसिकेंट स्केयर अल्फा लिख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन सही सॉल्व हो गया। अब इस जगह पर अगर हम देखें तो ये सी ए वन कॉलम और सी टू कॉलम, ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। इस वजह से हम कहेंगे ये किसके इक्वल आ गया जी? जीरो के इक्वल आ गया। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो एक दफा मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ कि इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया, क्योंकि इसके अंदर ना गलतियां थी कुछ। तो सबसे पहले एक दफा हमने क्वेश्चन को दोबारा लिखा, उसके बाद हमने क्या किया? C2 - C3 किया। कि ये जो इधर मैंने ये आपको करके भी दिखाया, C2 - C3 को अगर हमने सॉल्व करना हो, सबसे पहले C2 की वैल्यू लिखी, फिर माइनस लिखा, फिर C3 की वैल्यू लिखी। तो फिर ये जो आंसर आया इस जगह पर लिख लिया। फिर इनकी फॉर्म चेंज की, वन माइनस कास स्केयर अल्फा साइन स्केयर अल्फा के बराबर होता है, और सीकेंट स्केयर अल्फा माइनस वन ये टेन स्केयर अल्फा के बराबर होता है। वो किस तरीके से? क्योंकि हमें पता है वन प्लस टेन स्केयर अल्फा ये बराबर होता है सीकेंट स्केयर अल्फा के। तो टेन स्केयर अल्फा इधर ही रहा, और ये जो लिखा हुआ ना सीकेंट स्केयर अल्फा, ये प्लस वन इधर आकर माइनस वन हो जाता है। इस वजह से सीकेंट स्केयर अल्फा माइनस वन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? टेन स्केयर अल्फा लिख सकते हैं। और बाद में ये वाली जो टर्म है इसमें से माइनस कॉमन लिया, और पीछे हमारे पास बच गया जी वन प्लस कॉट स्केयर अल्फा। तो एक और फार्मूला होता है जी वन प्लस कॉट स्केयर अल्फा, वो बराबर होता है जी कोसिकेंट स्केयर अल्फा के इक्वल होता है। फिर इसकी हमने ना वैल्यू पुट कर दी, तो वो हमारे पास आ गया माइनस कोसिकेंट स्केयर अल्फा। फिर ये C1 और C2 सेम हो गए, और फिर हम ये कहेंगे जब दो कॉलम सेम हो जाते हैं वो चीज़ किसके बराबर होती है? जीरो के इक्वल होती है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था इसमें सॉल्व होना था। तो बाज़ औक़ात कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो जिसके अंदर ना टाइपिंग मिस्टेक होती है, और वो फिर मसला करता है। अच्छा, अब उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे समझते हैं। ये लिखा हुआ ए माइनस बी का क्यूब, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह ये तीनों रोज लिखी हुई हैं। और ये किसके इक्वल है जी? जीरो के इक्वल है। तो एक दफा हम क्या करेंगे? सेम इसी को हमने ना नीचे लिख लेना है, यानी कि एक दफा दोबारा लिख लेना है। अच्छा, उसके बाद हमने ये काम करना है कि C2 जो है, मसलन ये वाला जो कॉलम है C2, इसके अंदर हमने चेंजिंग करनी है, क्योंकि इसको हमने पहले नंबर पर लिखा है। और चेंजिंग क्या करनी है? C3 को -3 से मल्टीप्लाई करना। C3 को किससे मल्टीप्लाई करना? -3 से, यानी कि इन सब के शुरू में -3 लिख के फिर क्या करना? इसके साथ मिला के लिख देना। ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ये क्या लिखा? -3ab इंटू ए माइनस बी, ये इस जगह पर लिख दिया -3। फिर इंटू ये वाला जो C3 है उसको लिख दिया -3। फिर ये C3 कॉलम को लिख दिया। उसके बाद जो है ना ये जो कॉलम होता है ना C3 कॉलम, इसको सेम आपने नीचे लिखना होता है। जैसे लिखा होता है ना वैसे ही इस तरह लिखना है। इसको भी सेम आपने नीचे लिखना है। अच्छा, अब ये ना फार्मूला क्लोज हो जाता है। ये दरमियान में हमारे पास ना फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी होल का क्यूब, ए माइनस बी होल का क्यूब, यानी कि सारी दोनों रकमों का क्यूब। तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है ना यहाँ से यहाँ तक, ये किसके बराबर है? ए माइनस बी का क्यूब। इसी तरह ये जो इससे नेक्स्ट है ये सी माइनस डी का क्यूब बन जाएगी, ये ई माइनस एफ का क्यूब बन जाएगी। तो इस तरह क्या होगा कि जो कॉलम वन है और कॉलम टू है ये दोनों ना सेम हो जाएंगे, और हम ये कहेंगे ये किसके इक्वल है जी? जीरो के इक्वल है। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना है। अच्छा, अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं।
तो ये एक दफा हमने दोबारा लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यूं समझे एक्स वाई जेड ऊपर भी लिखा और एक्स वाई जेड नीचे भी लिखा। फिर जो R1 है, यानी कि जो रो वन है, इसको हमने वाई से मल्टीप्लाई किया। ये जो रो वन है, इसको हमने वाई से मल्टीप्लाई किया। जीरो को भी जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो जीरो हो जाएगा। जो R2 है, इसको हमने Z से मल्टीप्लाई किया। इधर Z लिख दिया, इधर Z लिख दिया, और इस जगह पर Z लिख दिया। फिर जो R3 है, इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया। माइनस वाई है ना, तो ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा। इसके साथ भी x लिख दिया और इसके साथ भी x लिख दिया। जब ये x इधर मल्टीप्लाई हो गया, y इधर मल्टीप्लाई हो गया, z इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब ये सारा करने के बाद जो हमारे पास है, इसका जो फाइनल इधर ये जो फॉर्म बनेगी ना, इसको मैं यहाँ से मिटा के आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके की ना ये फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद हम इस तरह कर सकते हैं कि जो R1 है, यानी कि ये जो हमारे पास रो वन है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे। यानी कि ये पहले नंबर पर है ना, ये रो वन में इधर लिखता हूँ। रो वन क्या है जी, एक्स वाई माइनस वाई जेड और जीरो। तो पहले आपने R2 और R3 को जमा करना है और फिर उसको R1 में दोबारा ऐड कर देना है। यानी कि पहले इन दोनों को जमा करते हैं, तो फिर किस में ऐड कर देंगे, इससे ऊपर वाली में ऐड कर देंगे। इन दोनों को जमा करें तो वो यही आता है माइनस एक्स वाई, और इसको किस में ऐड कर दिया, ये R1 में ऐड कर दी। ये हमारे पास ना R2 प्लस R3 था। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब कितना आएगा, जीरो। उस जीरो को हम इधर लिख देंगे R1 के अंदर। अब इन दोनों को ऐड करें तो जवाब कितना आएगा, प्लस वाई जेड। इसको किस में ऐड करना है, माइनस वाई जेड में, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। उस जीरो को हमने इधर लिख देना। अच्छा, इसी तरह अगर इसको मैं ऐड करूं तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब ये देखें, पूरी का पूरा जो पहली रो है ना, वो क्या होगी, जीरो। अगर कोई एक पूरी की पूरी रो जीरो हो जाए ना, तो पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के इक्वल आ जाता है। तो अब जीरो ने जब मल्टीप्लाई होना 1/(x, y, z) से, तो तमाम की तमाम जो टर्म्स हैं उन्होंने जीरो हो जाना है और आंसर जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड जो कि जीरो के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद इसका जो सिक्स मुझे पार्ट। इस सवाल की समझ नहीं आई। अच्छा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ना क्वेश्चन है। एक दफ़े से मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ और फिर आपको ना दोबारा समझाता हूँ ये क्वेश्चन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ना मैं एक दफा ना ऐसे करता हूँ, उधर लिख लेता हूँ पेंट में, और फिर ना ये क्वेश्चन ना हम सॉल्व करते हैं, ताकि ये अच्छी तरह ना क्लियर हो जाए क्वेश्चन। तो एक दफा मुझे ना इस साइड पर इसे कॉपी पेस्ट कर लेने दें, और उसके बाद ये फिर मैं आपको ना समझा देता हूँ। तो यहाँ से ये हम सिर्फ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अलहदा करके ना लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इस साइड पर कर लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार ये मैं इस जगह पर लिख लूं, फिर ये सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ये चीज हमने प्रूव करनी है कि ये पूरा जो डिटर्मिनेंट है, ये किसके इक्वल है जी, जीरो के इक्वल है। इस चीज को ना हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो है ना, ये R1 है, यानी कि ये वाली जो जो रो है, इसका नाम है R1। इस रो का नाम है R2 और इस रो का नाम है R3। तो हम R1 के अंदर ना चेंजिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसको हमने पहले नंबर पर लिखा है। और क्या चेंजिंग करना चाह रहे हैं कि R2 प्लस R3, पहले इन दोनों को हम जमा करेंगे और फिर R1 के अंदर ना ऐड कर देंगे, और जो आंसर आएगा ना, वो पहली रो में लिखना है। अच्छा, अब ये देखें, R1 किसके बराबर है, x के। और उसके बाद ये जो R2 है, इसके नीचे वाली मैं वैल्यूज लिखने लगा हूँ। तो इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, R3 में क्या लिखा हुआ है, R3 में लिखा हुआ है माइनस वाई लिखा हुआ है। तो इस जगह पर हमने क्या लिख दिया, माइनस वाई लिख दिया। अच्छा, इससे पहले ना हमने एक काम करना है। वो काम ये करना था कि इसके ना शुरू में हमने लिख देना एक्स वाई जेड, यानी कि इधर हमने क्या लिख दिया, एक्स वाई जेड, और इधर भी क्या लिख दिया, एक्स वाई जेड। तो अब ये जो x है ना, इसको हमने ना मल्टीप्लाई करवाना है, जैसा कि इस जगह पर उन्होंने बताया हुआ है कि जो x है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, R3 से।
तो ये देखें जो R3 है, यानी कि ये तीसरी रो है, ये क्या लिखी हुई है, वाई माइनस वाई है ना, इसके साथ हमने एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये जीरो है, इसके साथ भी हम एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसके साथ हमने एक्स को मल्टीप्लाई करवाना, तो ये एक्स जेड बन जाएगा, यानी कि जो एक्स है इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया R3 के साथ। अच्छा, अब यहाँ से ना ये एक्स खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो वाई है, वाई को हमने R1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये R1 है, ये जो एक्स लिखा है ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई। ये जेड है तो ये क्या बन जाएगा, जेड वाई या वाई जेड। अब जब जीरो को वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो ही बन जाएगा, यहाँ से ना वाई भी खत्म हो जाएगा। अब ये वाली जो हमारे पास दूसरी रो है ना, यहाँ हम लिख देते हैं कि y को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया R1 के साथ, जो z है इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे R2 के साथ, ये जीरो ही रहेगा। ये बन जाएगा वाई जेड, और ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स पहले लिखा हुआ है, और ये क्या बन जाएगा, z बन जाएगा। और इधर से ये वाला भी z खत्म हो जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, ये काम करने के बाद ना हमने ये जो काम ऊपर मैं आपको बता रहा था ना, ये इसके बाद हमने करना है। अब ये देखें हमारे पास R1 वाली जगह पर क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई, इस जगह पर एक्स वाई आ जाएगा। R2 की जगह पर क्या लिखा हुआ है, जीरो। और R3 की जगह पर क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स वाई। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, एक्स वाई, और ये कितना आ गया, माइनस एक्स वाई, तो कितना आ गया, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर ना हमने क्या लिखना है, जीरो लिखना है, क्योंकि अभी हमने ये वाली साइड सॉल्व किया। अच्छा, अगर यही मैं अब दूसरी साइड को सॉल्व करूं, मसलन ये जो इस साइड पर चीजें लिखी हुई हैं, दूसरे कॉलम वाली जगह पर, तो ये क्या लिखा हुआ, माइनस जेड वाई, और इधर क्या लिखा हुआ है, प्लस वाई जेड, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जीरो। तो अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें, माइनस जेड वाई प्लस वाई जेड, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो इस जगह पर भी क्या आएगा, जीरो, क्योंकि हमने R1 के अंदर चेंजिंग करनी होती है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला है ना, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, जीरो, और इधर क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स जेड, और इधर प्लस एक्स जेड। इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो जवाब कितना आता है, जीरो। तो इधर भी क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। बाकी ये जो R2 है, R3 है, इसको सेम इसी तरह लिख देंगे। जो चीज लिखी हुई है ना, सेम उसी तरह ही इसको नीचे हमने लिख देना है। तो अब ये वाली जो पहली रो है ये जीरो होगी तमाम की तमाम। तो हम ये कहेंगे, तो अब तमाम की तमाम जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जानी है, जीरो हो जानी है। जब जीरो ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो ये तमाम की तमाम टर्म जीरो हो जाएगी, और यही हम कहेंगे ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। हाँ जी, इस क्वेश्चन में अगर कोई मसला समझ नहीं आई है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हाँ जी, इसमें कोई मसला है? नहीं। अच्छा, जहाँ से समझ ना आए आपने पूछ लेना, ताकि चीज़ें ना क्लियर होती जाए। ठीक है, तो ये परेशान नहीं होना, आपने ना पूछ लेना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन को एक दफ़ा हम दोबारा लिखेंगे, इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। फिर इसको भी हम यूं ही ओपन सर करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर सर प्लस 2ab। तो इसके ना ये हमने क्या किया, पिछले फार्म, वाला जी जी। ये पिछले वाला जीरो कैसे हुआ था पूरा? पिछले वाला, जब एक पूरी रो जीरो हो जाए ना, अब ये पूरी की पूरी रो क्या हो गई थी, जीरो, तो इसने जीरो हो जाना है। मसलन ये देखे ना, ये जीरो है ना, ये वाली चीज करेंगे ये जीरो, फिर ये जीरो है, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, बाकी चीज ने भी जीरो से मल्टीप्लाई होना, तो जीरो, इस जीरो के हिसाब से अगर इसको ओपन करें उसने भी क्या हो जाना, जीरो हो जाना। तो ये एक रो या एक कॉलम जीरो होना, तो तमाम की तमाम वैल्यू जीरो हो जाती हैं। ठीक है। जी ठीक अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये 1 मिनट रह गया है, ये जल्दी से मुकम्मल कर लेते हैं। इनके ये आपने फार्मूले ओपन करने हैं, फार्मूले ओपन करने के बाद C2 माइनस C1 करना है। तो जब C2 माइनस C1 करेंगे तो C2 में चेंजिंग आएगी, और ये वाली वैल्यूज ना कट जाएंगी। तो ये 2ab और ये माइनस ने ना चेंज हो